हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। कल बेटा जाते जाते हमने एक चर्चा कर ली थी बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और बेटा टोटल कॉस्ट पर। ठीक है जी। आज बेटा उस चर्चा को थोड़ा सा एनहांस करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं और बाबू उसमें ना थोड़ा सा मुश्किल वर्जन भी डालते हैं। सब सामने देखेंगे, अभी बेटा कुछ बातें क्लियर करेंगे। सबसे पहले बेटा हमने देखा था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। इसका घर था स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर बेटा हमने टीवीसी के बारे में जाना, जो बेटा जीरो आउटपुट पे कॉस्ट जीरो होती है, फिर बेटा डायरेक्टली वेरिएबल होती है। बेटा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी। पर बेटा हम ये देख रहे थे ये कॉस्ट ना एक अलग ही रेशो में बढ़ रही है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहां से यहां तक 6 रुपए बढ़ी, यहां से यहां तक 4 ही रुपए बढ़ी, यहां से यहां तक 5 रुपए बढ़ी, फिर 9 रुपए बढ़ी, फिर 11 रुपए बढ़ी। कोई स्पेसिफाइड सी रेशो समझ नहीं आ रही, पर इसके बारे में ही मुझे आज ज्ञान देना है आपको सबसे ज्यादा। ये ऐसा क्यों हो रहा है तो वो समझते हैं क्यों हो रहा है। वैसे बता देता हूं बेटा, इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या ये इस लॉस की वजह से हो रहा है? बिल्कुल बेटा, आप ध्यान से सोचना, मैं लिंक करने की कोशिश करूंगा बेटा। तो वो आपको याद है कभी हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था बेटा कि फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। फिक्स्ड फैक्टर मेरे एग्जांपल में समझ लो मशीन, दो ही मशीन है और दो ही रहेंगी, बदल नहीं सकते हम शॉर्ट रन में। और बेटा वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ जी, बढ़ाते चले जाओ। ठीक है जी। बेटा अगर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते चले जाएं कीपिंग द फिक्स्ड फैक्टर एज कांस्टेंट, तो टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ नेगेटिव रेट। याद है आपको? ऐसा पढ़ा था हमने कभी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि फिक्स फैक्टर को अगर फिक्स रख लो, कांस्टेंट मान लो, और बेटा इंक्रीज करते चले जाओ वेरिएबल फैक्टर में, तो टोटल फैक्टर सबसे पहले बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पे, देन डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रेट पे, देन नेगेटिव रेट पे। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको वहां पे भी बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ, सुनना जरा आराम से बात को। बेटा मेरे पास दो मशीन है, एक कटिंग की एक स्टिचिंग की। मैंने वेरिएबल फैक्टर लेबर रखी एक, तो वो शुरू में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होगा। क्यों? उसका टाइम बट रहा है ना बेटा, 3 घंटे वो मशीन चला रहा है, 3 घंटे वो मशीन चला रहा है, टाइम सा बट रहा है उसका। जैसे ही बेटा मैंने दूसरा वेरिएबल फैक्टर रखा, दूसरी लेबर रख ली दो मशीनों के साथ, मेरा प्रोडक्शन एकदम से मुझे एडवांस बढ़ता हुआ दिखेगा। दो मशीन है, एक आदमी कटिंग पर बैठ गया, एक आदमी स्टिचिंग पर बैठ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया इंक्रीजिंग रेट पर। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ बेटा, फिक्स फैक्टर की अपनी लिमिटेशन है कि शॉर्ट रन में बढ़ाया नहीं जा सकता। मशीन तो दो है, मैंने लेबर रख ली थी। क्या होगा? कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक लेबर का समय थोड़ा सा बर्बाद होने शुरू हो गया। मशीन तो दो ही है, लेबर रख ली थी, उसका समय थोड़ा सा जा रहा है बेटा। बाबू सेम वे, बाबू अगर मशीन दो ही है और मैंने लेबर रख ली चार, अब दो आदमियों का समय जाना शुरू होगा। इसीलिए बेटा शुरू में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पर, देन डिक्रीजिंग रेट पर, और उसके बाद तो बेटा नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न शुरू हो जाता है। मशीन दो, पांच आदमी रख लिए, अब जो अच्छे खासे दो काम कर रहे थे, अब उन्हें भी लगता है यार बात करने वाले पांच हो गए, गप्पे मारने शुरू कर दिए, उनकी भी एफिशिएंसी और कितनी शुरू हो गई। तो पहले जो चीज इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही थी, थोड़े दिन के बाद वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही थी, उसके बाद तो वो नेगेटिव रेट पे बढ़ेगी, कुछ प्रोडक्शन दिखाई देगा, तो दो आदमियों का भी प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। याद है आपको? ये ऐसी बात हम कर चुके हैं पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट में, थोड़ा थोड़ा याद आ गया। अब वो बिल्कुल इससे लिंक्ड करती है चीज कॉस्ट। जब बेटा मैंने शुरू में कुछ आदमी रखे, तो बेटा मुझे ना गजब का आउटपुट मिला। मैंने एक आदमी रखा, उससे ना बेचारे ने 10 का ही प्रोडक्शन करा, 10 मिनट का, क्योंकि दो मशीन थी, आधी देर वो चला रहा था, आधी देर वो, थोड़ा सा टाइम बट रहा था उसका। जैसे ही मैंने दूसरा आदमी रखा, मेरा प्रोडक्शन 10 की बजाय, जब एक आदमी 10 का कर रहा है, आदमी दूसरे के रखने के बाद क्या सोचता है 20 का कर देगा, लेकिन वो प्रोडक्शन सीधा हो गया 30, क्योंकि टाइम बर्बाद हो ही नहीं रहा, एक आदमी कटिंग में बैठा है, स्टिचिंग में बैठा है। तो वहां ना मुझे कोई कॉस्ट लगती नहीं है, वहां मुझे लगता है यार इसने तो अपनी कॉस्ट पूरी कर दी।
एक पहले को भी 10,000 रुपये महीना देता था, दूसरों को 10,000 रुपये महीना पे रखा मैंने। मुझे लगता है यार मैंने कुछ कॉस्ट ही नहीं दी, क्योंकि इसने मेरा प्रोडक्शन कितना कर दिया, डबल करके दे दिया, 10 के बाद 20 प्रोड्यूस कर दिया। तो वहां ना बेटा मुझे कॉस्ट गिरती हुई दिखाई देती है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कोई कॉस्ट है, लेकिन दूसरे की मुझे कॉस्ट दिखती नहीं, कम होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि दूसरा आदमी आके ना प्रोडक्शन बहुत डबल कर रहा था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या बेटा, जैसे ही तीसरा आदमी रखा, मेरा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे नहीं बढ़ा, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ा, क्योंकि मशीन पे टाइम नहीं दे रहा था, वो आदमी बिल्कुल खाली खाली बैठ के जा रहा था। अब मुझे ये लगा कि यार एक को 10,000 दिए, समझ में आया, कोई प्रोडक्शन हुआ, दूसरे को 10,000 दिया, मजा ही आ गया, प्रोडक्शन डबल ट्रिपल होने लगा। लेकिन जब तीसरे को 10,000 दिए, अरे यार मजा तो आया नहीं यार, प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं जैसा सोचा था। जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो बेटा मुझे दिखती है कि मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। और उसके बाद बेटा जैसे जैसे मैं बंदे एम्प्लॉय करता जाऊंगा, प्रोडक्शन वैसा बढ़ता हुआ दिखेगा नहीं, हमेशा ये दिखेगा कि आदमी को तो 10,000 ही देने पड़ रहे, जितने पहले को दे रहा था, जितने दूसरे को, लेकिन प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। तो बेटा अब मैं इस कंसेप्ट का ना कुछ रिवर्स कंसेप्ट यहां बोलने जा रहा हूं, आराम से सुनो। जब बेटा मैं फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रख लेता हूं और वेरिएबल फैक्टर में कॉन्टिन्यूस इंक्रीज करता चला जाता हूं, तो बेटा इनिशियली प्रोडक्शन बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट। लेकिन अगर प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, तो बेटा कॉस्ट हमेशा बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट पे। जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगेगा तो मुझे कॉस्ट तो कुछ दिखाई नहीं देगी। देन प्रोडक्शन बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट, यहां बोलते हैं कॉस्ट रहती है कांस्टेंट। देन प्रोडक्शन बढ़ता है नेगेटिव रेट, यहां बोलते हैं कॉस्ट बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट पे। यानी कि जो बातें यहां पर थी कि पहले इंक्रीजिंग रेट देन डिमिनिशिंग रेट देन नेगेटिव रेट, वो उल्टी कर दो। यहाँ पहले कॉस्ट बढ़ती है डिक्रीजिंग रेट पर, देन कांस्टेंट रहती है, देन इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ती है। और दिखाई भी दे रहा है, पहले कुछ कॉस्ट आई, फिर जब बढ़ी तो बेटा डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ी। 6 बढ़ रही थी, अगली तो फिर 12 जानी चाहिए, 12 नहीं हुई, 4 ही बढ़ी, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ी। और फिर कहीं ना कहीं बेटा कांस्टेंट से दिखाई दी बेटा, अगर 2 की कॉस्ट 10 है तो 3 की 15 ही है, कॉस्ट लगभग बराबर बराबर से दिखाई दी। लेकिन उसके बाद जब भागी तो भैया भागती चली गई। Production at increasing rate, then diminishing rate, then negative rate. Cost at decreasing rate, constant rate, increasing rate. ये था इसके पीछे का। ठीक है जी, टाइम कंज्यूमिंग था, कल इसलिए नहीं कर पाया। अभी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते। तो बाबू हमने कल ये डिसाइड कर लिया था कि टीएफसी की शेप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बाकी दोनों की इनवर्स एस शेप, नहीं इनवर्स एस शेप कर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा पेपर में इनकी रिलेशन आ गई, बेटा पेपर में अगर इनकी रिलेशन आ गई कि टीसी टीएफसी और टीवीसी की रिलेशन लिख दो, तो क्या लिखोगे, सुनना बेटा। पहला पॉइंट टीएफसी की शेप पर, टीएफसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बेटा दूसरा पॉइंट टीसी और टीवीसी इनवर्सली एस शेप्ड कर्व है, 2 पॉइंट में। तीसरा पॉइंट काम की बात, बेटा एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू टीएफसी। क्यों बेटा, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी इज ऑल्सो जीरो। जब मैं 0 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट भरूंगा। जब मैंने कोई प्रोडक्शन ही नहीं करना तो लेबर को 1 रुपया भी क्यों दूंगा, रॉ मेटेरियल क्यों खरीदूंगा। क्योंकि बेटा एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी जीरो होता है, इसलिए बेटा ध्यान रखना एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी और टीएफसी हमेशा बराबर होते हैं। दिखा भी देता हूं, इतनी भी जल्दी नहीं है। इधर देखना, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीएफसी और टीसी बिल्कुल बराबर है, क्योंकि टीवीसी जीरो होता है। और ये देखना चाहो तो कर्व से भी प्रूव होता है, जीरो लेवल पे टीएफसी और टीसी सेम पॉइंट से शुरू होते हैं। 3 पॉइंट में, पहला पॉइंट टीएफसी की शेप पर, दूसरा इन दोनों की शेप पर, तीसरा बताना है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी और टीएफसी बराबर होते हैं क्योंकि ड्यू टू टीवीसी जीरो। ठीक है, 3 पॉइंट है। चौथा पॉइंट काम का पॉइंट, बेटा मैं लिखूंगा टीसी और टीवीसी दोनों कर्व एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बेटा धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। साथ ही साथ इनके बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है
वो हमेशा, सॉरी मैंने कम बोल दिया, इनके बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहता है और हमेशा इक्वल होता है टीएफसी के। सुन लो बेटा, मैं मैथमेटिकली बात बोल रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बोल रहा। मैंने क्या बोला, टीसी और टीवीसी पैरेलल होते हैं, दोनों इनवर्स शेप कर्व है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखा दूंगा मैं भी होते हैं बेटा। उसके बाद मैंने बोला जो इन दोनों के बीच वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और हमेशा टीएफसी के बराबर है। क्यों बेटा, आप मैथमेटिकल इक्वेशन से समझो, टीसी किसके बराबर होता है, टीवीसी प्लस टीएफसी के। टीसी किसके बराबर होता है, टीवीसी प्लस टीएफसी के। अगर मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि ये हमेशा किसके बराबर होगा, टीएफसी के बराबर होगा। टीएफसी हमेशा बराबर होता है ना, बराबर बराबर। समझ में आया बताओ पॉइंट? दोनों कर्व पैरेलल हैं और दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा किसके बराबर है, टीएफसी के। क्लियर बात? चार बातें। पांचवी और आखिरी बात, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टीसी एंड टीएफसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्योंकि ये हमेशा किसके बराबर होता है, टीवीसी के। इधर देखना चाहिए बेटा, मैंने अगेन टीसी किसके बराबर होता है, टीवीसी प्लस टीएफसी के। मैं बोल रहा हूं टीसी और टीएफसी का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, टीवीसी के बराबर होगा। अगर इनका वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा टीवीसी के बराबर होगा, टीवीसी हमेशा कैसा होता है, इंक्रीजिंग नहीं होता। 0 पे 0 है, 1 पे 6 है, 2 पे 10 है, 3 पे 15, 4 पे 24, बढ़े तो रहा है। ये दोनों बातें मैंने मैथमेटिकल यूज की हैं और यहां से देखो ये है वो मैथमेटिक्स जहां से मैंने यूज की। पहला पॉइंट टीएफसी की शेप पर, दूसरा पॉइंट टीवीसी की शेप पर, तीसरा बताना है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी और टीएफसी बिल्कुल बराबर होंगे, सेम पॉइंट पे शुरू होंगे क्योंकि टीवीसी जीरो है। चौथे पॉइंट में आपने बताना है टीसी और टीवीसी पैरेलल है और दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इनका वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर है, टीएफसी के बराबर है, जो कांस्टेंट है। और बेटा अगर मैं कहूं टीसी और टीएफसी का वर्टिकल डिस्टेंस ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इनका वर्टिकल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, टीवीसी के, जो हमेशा बढ़ता ही रहता है। समझ आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हाँ जी पूछो, क्या क्या चीज? फिफ्थ पॉइंट बेटा, मैंने बोला टीसी और टीएफसी का वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा और हमेशा टीवीसी के बराबर होगा। कैसे? इधर देखना, टीसी किसके बराबर होता है, इन दोनों के प्लस के बराबर होता है। बेटा अगर मैं टीएफसी को उधर ले जाऊं तो ये किसके बराबर होगा, टीवीसी के बराबर होगा। अगर मैं कह रहा हूं इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, टीवीसी के। टीवीसी को कभी गिरते हुए देखा? ये देखो, टीवीसी को बताना कब गिरा। अगर मैं बोल रहा हूं इन दोनों का वर्टिकल जो डिस्टेंस है हमेशा बढ़ता चला जाएगा, जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इनका वर्टिकल डिफरेंस किसके बराबर है बेटा, टीवीसी के बराबर है, जो हमेशा बढ़ता है, इसलिए वो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, पांचों पॉइंट डन है, आगे बढ़े। चलो जी बेटा, अब आज के आखिरी के 15 मिनट की बात रह गई है, मेरी तरफ से 15 डन। ठीक है जी, आराम से सुनना जरा आखिरी के 15 मिनट। बेटा कल मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ा, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ा, देन टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ा जो बराबर होती थी टीएफसी के या टीवीसी के। ठीक है जी, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं सारी एवरेज कॉस्ट, सारी। बेटा अगर मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ी थी तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, हमें इनके बारे में। ठीक है बेटा, किसके बराबर होगी एवरेज फिक्स कॉस्ट, बेटा हमेशा टोटल और उसके डिवाइड कर दो आउटपुट से। आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। पता है आपको इसको कैसे डिफाइन करते हैं, प्रियांशु सामने भी देख ले, इसको कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, एवरेज को रिप्लेस कर दो पर यूनिट से। मैं हमेशा ऐसे ही बताता हूं, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगेन
पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बेटा पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा एसी निकल सकता है टीसी डिवाइडेड बाय क्यू से, कुछ लोग बेटा एसी को ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एसी किसके बराबर होगा, एएफसी प्लस एबीसी के। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, अभी तक सारी बात समझ में आ रही है पक्का से। बेटा एएफसी कैसे कैलकुलेट हो सकता है, सुनना चाहिए। एएफसी कैसे कैलकुलेट हो सकता है, टीएफसी अपॉन क्यू। तो वो इसकी शेप कैसी बनेगी थोड़ा सा ये समझ लीजिए। बेटा मैंने एक तरफ लिखी क्वांटिटी, बेटा एएफसी किसके बराबर होगा, टीएफसी अपॉन क्यू के, हमेशा सुनते जाओ ठीक है। बेटा अगर मैं कहूं आउटपुट 0 बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, 6 बनाया, क्यों तो ये टीएफसी हमने कल देखा था और आज भी देख लिया बेटा, इतना रिवाइज कर लिया, हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा 12। कोई यूनिट ना बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, 6 बनाओ, हमेशा कांस्टेंट। बेटा एएफसी कैसा कैलकुलेट होगा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बेटा हमेशा डिक्रीजिंग, क्यों बेटा एक चीज कांस्टेंट है, न्यूमरेटर मेरा कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में बढ़ाया जा रहा है, हमेशा डिक्रीजिंग होगा। 12 डिवाइडेड बाय 0 इनफिनिट, 12 6 4 3 2.4 2 गिरता चला जा रहा है कि नहीं, गिरता चला जा रहा है कि नहीं। बेटा जब आप इसको ड्रॉ करोगे, जब आप इसको ड्रॉ करोगे थोड़ा सा तो पहले ये समझो कि अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज गिर रही है, देयर एक्सिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप। अगर इनवर्स रिलेशनशिप है दो चीजों में तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब तक लेफ्ट पे होकर राइट तक आएंगे तो हमेशा नीचे ही आओगे बेटा, डिक्रीजिंग में। दो चीजों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होगी, हमेशा लेफ्ट से लेकर राइट तक आते आते गिरते चले जाओगे। अगर दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी, ये भी बढ़ता साथ में बढ़ता, लेफ्ट से लेकर राइट तक आते बढ़ते चले जाते, तो बेटा गिरते तो चले जाओगे, ये गिरोगे भी बेटा एक स्पेसिफिक शेप में, और बेटा इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। इजराइल के बम धमाके आएंगे इराक के ऊपर, बम का ही नाम लगता है कभी कभी, है ना, हाइपरबोला, इतना मोटा बम फेंक दिया भाई। हाँ जी सुनना बेटा, एक सबसे काम की बात जो एएफसी के लिए समझनी है, गाने तो सुनवा दूंगा सारे बेटे को, हाँ कोई नहीं सुनवा दूंगा, दीदी से भी बात करा दूंगा। हाँ जी बेटा एएफसी के लिए एक बड़ी स्पेसिफिक बात बोलनी है, मैं सुनना बेटा। एएफसी कभी भी दोनों में से किसी भी एक्सेस को टच नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, सुनना बेटा, एएफसी को अगर एक्स एक्सेस को टच करना है तो बेटा 0 होना पड़ेगा। अगर आप 0 होंगे तभी तो एक्स एक्सेस को टच करोगे, यही तो 0 लाइन है, 0 होगे तभी तो टच करोगे। बेटा आप 0 नहीं हो सकते, क्यों, अगर एएफसी को 0 होना है तो टीएफसी को 0 होना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो एफसी 0 आएगा, और टीएफसी कभी 0 हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। Even at the zero level of output, there is some fixed cost. 0 पे भी ये कुछ ना कुछ होती है, आप इसको 0 कैसे करोगे, ये तो 0 हो ही नहीं सकती। अगर ये 0 नहीं हो सकती तो ये नहीं हो सकता, और अगर ये 0 नहीं हो सकता तो एक्स एक्सिस का भी टच नहीं हो सकता, समझ आई बात। दूसरी बात बेटा, वाई एक्सिस भी कभी टच नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बेटा, 0 लेवल पे एएफसी इनफिनिट है, इनफिनिट कहां ड्रॉ होता है, कहीं नहीं ड्रॉ होता। 0 लेवल पे अगर आप कोई भी कॉस्ट बता देते, कोई भी कॉस्ट, तो शायद वाई एक्सिस पर टच कर देता, कोई तो कॉस्ट होती 20 25 30, तो बेटा 20 यहाँ है, 25 यहाँ है, 30 यहाँ है, कहीं तो ड्रॉ कर देता। पर बेटा 0 लेवल पे आपने बता क्या दिया इसको, इनफिनाइट, इनफिनाइट का ड्रॉ होता है वाई एक्सिस पे, समझ में ना, एक्स एक्सिस टच होगा ना वाई एक्सिस। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी,
पक्का से समझ आई बात बेटा? आगे बढ़ाते हैं। 8 से 9 मिनट का मेरा मुद्दा है। हैव सम पेशेंस, बिल्कुल चुप बैठे हैं और कर लें बेटा। उसके बाद मैं अब एबीसी पे शिफ्ट कर रहा हूं बेटा। एबीसी किसके बराबर होता है? टीबीसी अपॉन क्यू। और अभी मैंने टीबीसी की ना एक खासियत देखी कि शुरू में कोई कॉस्ट होती है, मतलब 1 लेवल पे 60 बेटा, फिर ये कॉस्ट गिरती है। 2 लेवल पे क्या हो गई थी, मतलब 4 से बड़ी थी, मतलब 10 ही हुई थी, ठीक है जी। और फिर बेटा बढ़ती चली जाती है, फिर 10 के बाद 15, देन 24, देन 35, फिर बढ़ती चलती है। यही देखा था टीवीसी के बारे में मैंने, पहले कोई कॉस्ट थी, फिर वो गिरी और फिर वो भागती चली। ऐसे ही हुआ था बेटा। सेम एबीसी के साथ भी होगा, क्योंकि एबीसी किसके बराबर है? टीबीसी अपॉन क्यू। और अगर मैं करूंगा ना बेटा इसको सॉल्व, तो हमेशा वैसा ही होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ। ये देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ पर देख भी लेते हैं इसको, ये देखना चाहिए बेटा। टीबीसी के बारे में देखो, यहाँ कहीं कुछ कॉस्ट थी, 1 यूनिट प्रोड्यूस करी, कोई कॉस्ट आई, जैसी 2 यूनिट प्रोड्यूस करी कॉस्ट गिरी, देन ये कॉस्ट बढ़ी, बढ़ती गई और बढ़ती ही गई, है ना? मतलब देखा जाए तो पहले कोई कॉस्ट आई, गिरी और भागती चली गई। उसके बाद सेम हालात टीबीसी के भी, पहले कोई कॉस्ट आई, गिरी, भागती चली गई उसके बाद, ठीक है बेटा। कर्व बनेगा कैसे अगर बनाओगे तो? सर यू शेप्ड कर्व, पहले कोई कॉस्ट है, देन गिरी, देन बढ़ी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऑल क्लियर? सब जितने बच्चे टेंशन से सुन रहे हैं ना, पक्का इस लेक्चर का इतना फायदा होगा ना, आप खुद मानोगे कि है आज समझ आती है चीज, ठीक है ना? तेरी बात नहीं बाबू, 10-12 साल में एक बार पढ़ने वाले की कोई बात नहीं होती है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। जिसने ज्ञान हासिल करना, पढ़ने वाले भाई साहब यूट्यूब पे पढ़ के बेटा कमेंट कर देते हैं 12th के बोर्ड वाले रिजल्ट वाले दिन कि भैया आपसे बड़ा था प्योरली, जानता भी नहीं होता बच्चा बिहार का, बच्चा कहाँ का, लो भैया 98 नंबर आ गए इस सब्जेक्ट का। जिन्हें पढ़ना होता है वो तो कहीं बैठ के बैठेगा, जिन्हें नहीं पढ़ना चाहे वो पड़ोस में क्यों ना रहता हो 2 घर छोड़ के, वो पढ़ नहीं सकता। हाँ चलो जी पुत्र, आगे बढ़ाते हैं बात को। लास्ट वन, लास्ट बात जो मुझे करनी है आज की बेटा, वो है एसी कर्व पर। प्लीज सामने देखना। कल मैंने ना जाते जाते एक बात बोली थी कि टीसी कर्व की पूरी शेप, फ्रंट वहां मत बैठा कर तो भाई, जो अच्छा खासा पढ़ रहा है ना भी करना मुझसे। टीसी कर्व की पूरी शेप, बैठ भी दोनों के बीच में क्या, इनसे बड़ा गपौड़ी पूरे बैच में नहीं है कोई। अगर तो किसी दिन, सिर्फ एक दिन के लिए मैं ऐसा मौका दे सकता कि तू यहाँ खड़े होकर देख सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है, तो तू इन दोनों का नाम लिख लाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना क्लियर विजन है ना वो कहीं नहीं है बाबू। टीसी की सारी शेप, कल मैं बोल रहा था टीसी की सारी शेप टीवीसी की वजह से होती है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, जिस रेशो में ये बढ़ेगा उसी रेशो में ये बढ़ेगा, यही हो रही थी कल बाबू। इसलिए अगर ये इनवर्स एस शेप था तो ये भी कैसा था, रिवर्स एस शेप था। आज सेम बात मैं रिपीट करूं बेटा, एसी की भी सारी शेप एबीसी की वजह से होती है, जैसे टीसी की सारी शेप इसकी वजह से होती है, वैसे एसी की भी सारी शेप एबीसी की वजह से ही होती है। हम एसी को ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। आओ प्यारे बच्चों कैलकुलेट करते हैं और एक बार देखते हैं। अभी हमने क्या किया बेटा, टीएफसी से एएफसी निकाला, टीवीसी से एबीसी निकाला, और बेटा अब मैं इन दोनों का इस्तेमाल करके एसी निकालता, एएफसी आपके सामने, एबीसी आपके सामने, एसी निकाला, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, कर लिया ये प्लस, ठीक है जी। हर लेवल पे प्लस कर दिया। अब एक बात बताओ बेटा, इसकी शेप कैसी थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटा इसकी शेप कैसी थी, यू शेप कर, पहले कहीं कॉस्ट है, फिर गिरी, फिर ये कॉस्ट फिर बढ़ी, पहले कहीं कॉस्ट है, फिर गिरी, फिर बढ़ी।
बेटा इसकी शेप मैंने क्या बोला था, एसी की सारी शेप इसकी वजह से होगी। देख लो एक बार, कोई कॉस्ट है, गिरी, गिरने के बाद फिर बढ़नी शुरू, गिरने के बाद फिर बढ़नी शुरू, यानी कि समझदार को फिर इशारा काफी, पहले कहीं कोई कॉस्ट है, गिरी, फिर बढ़नी शुरू, यानी कि कुछ लगभग ऐसा। यू शेप कर अगेन, ठीक है जी। 6 कर्व फटाफट से, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनवर्स एस शेप कर, दोनों यू शेप्ड कर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है जी। इसकी शेप इसकी वजह से है, जो इसकी शेप है वही है, इसकी शेप इसकी वजह से है, जो ये है यू शेप, तो ये भी यू शेप। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी। ये तो मैंने ऐसे ही बोला था आखिरी बार, तो मैं कभी कभी कर देता हूँ, तुम भी परेशान करते हो तो हम भी कर लेंगे भी, कल, ठीक है जी। अब शुरू होगा मेरा आज का टॉपिक, अब यहां से गिनेंगे 35। अरे तुम भी तो बहुत तंग करते हो ना, अब यहाँ से गिनेंगे। मैंने क्या कहा था, 35 मिनट का बैच है, पता कहां से, जहां एसी खत्म होगा वहां से 35 मिनट का बैच है। हाँ तो तुम भी तो परेशान करते रहते हो भाई, तुम ढंग से अटेंटिवली सुन लेते तो मैं खत्म कर देता है। हाँ अभी भेजते हैं, आओ जी अब शुरू करते हैं। बेटा पेपर में अगर रिलेशन आ गई एसी, एएफसी और एबीसी की तो क्या, अभी मैंने टीसी, टीबीसी और टीएफसी की बात करी, अब मैं एसी, एएफसी और एबीसी की बात कर, एंड जो कि सिर्फ ये है 3 मिनट का मुद्दा, अब आपके हाथ में कितनी देर में करना है इसको, ठीक है जी। सिर्फ 1 मिनट 2-3 मिनट का ही मुद्दा होगा इसका, प्लीज सामने देखना बेटा। सबसे पहले एएफसी की शेप देखी हमने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बम धमाका बाबू। उसके बाद हमने शेप देखी बेटा एबीसी की, यू शेप्ड कर, और उसके बाद बेटा हमने शेप देखी एसी की, अगेन यू शेप्ड कर। देखो मैं आपको एक बात बोल देता हूं, प्रॉपर्टी पता होने से भी, तीनों की शेप पता होने से भी कुछ उखाड़ नहीं लोगे। अगर सिर्फ शेप शेप दिमाग में ना, कोई शेड्यूल दिमाग में नहीं था, कुछ नहीं दिमाग में था, तो पेपर में कभी इस कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाओगे। अगर पेपर ने कह दिया ना डायग्राम बना देना, तो भैया आधे से ज्यादा इंटरसेक्शन गलत कर रहे होंगे, किसी को नहीं पता होगा कि कौन सा कर्व कहां बन रहा है। तो प्रोवाइडेड इसके कि रट्टे मार लें, बहुत बुरी तरीके से शेप के रट्टे मार रखे हैं आप दोनों, तो खुश हो जाते हैं जी हमें आपका चैप्टर। सर बनाना पड़ेगा ना, तब पूछूंगा आपसे कौन कहां बनता है। अब सुनना जी काम की बात, सर अगर इसकी पेपर में रिलेशन लिखने को आ गई तो 3 पॉइंट की रिलेशन लिखनी है। बढ़ाने को पॉइंट कितने बढ़ा लो, बढ़ानी हो तो बेटा शुरू के 2 पॉइंट इनकी शेप पर भी बता सकते हो, एक रेक्टेंगुलर हाइपर बोले और 2 यू शेप्ड कर, 2 पॉइंट तो यही खत्म हो जाता है, ठीक है जी। खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आगे की बात कर रहा हूँ, प्लीज सामने देखिए। पहले पॉइंट में आप लिखोगे एसी कर्व हमेशा एबीसी से ऊपर बनेगा, मतलब एसी हमेशा ग्रेटर देन होगा एबीसी। ऐसा क्यों, समझदार बता सकते हैं एसी क्यों बड़ा होगा हमेशा एबीसी से, क्योंकि बेटा एसी में एबीसी के साथ साथ एएफसी भी शामिल है, ये कैसे बड़ा ना हो। इसके अंदर एएफसी शामिल है कि नहीं है, और एबीसी में इसमें एएफसी शामिल है क्या, नहीं, तो हमेशा बड़ा होगा कि नहीं होगा ये कर, पक्की बात है, पक्की बात है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि ये जो इनका वर्टिकल डिस्टेंस है हर पॉइंट पे कम होता चला जाएगा। ये देखो कितना कम हो गया ये वर्टिकल डिस्टेंस, मैंने एक ही बारी में इतना तरीके से बनाया। और ये वर्टिकल डिस्टेंस देखो, ये ना आप लोग वर्टिकल डिस्टेंस और ये कोई बराबर दिख रहा है क्या, ये वर्टिकल डिस्टेंस एसी और एबीसी का हर पॉइंट पे कम होता चला जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि ये कम होता चला जाएगा, आओ देख लेते हैं। इधर देखना चाहिए एसी और एबीसी का वर्टिकल डिस्टेंस, पहले पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है 12, 6 रह गया, 4 रह गया, 3 रह गया, 2.4 रह गया, दिख रहा है हर पॉइंट में वर्टिकल डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है।
बेटा आप लेकिन साथ में एक बात देखेंगे कि हर पॉइंट पे इनका वर्टिकल डिस्टेंस कम तो होता चला जाएगा, बट ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते इंटरसेक्शन। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते इंटरसेक्शन? इधर देखना चाहिए बेटा, अगर इनको इंटरसेक्शन करना है तब तो बराबर होना पड़ेगा, इंटरसेक्शन करना तो बराबर होना पड़ेगा। अभी एक एक बात बताओ, अगर इनको इंटरसेक्शन करना है तो बराबर होना पड़ेगा, और बराबर होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा। एएफसी कभी जीरो हो सकता है? अभी मैंने बताया था एएफसी किसके बराबर होता है? एएफसी के जीरो होने के लिए किसको जीरो होना पड़ेगा? टीएफसी को। टीएफसी जीरो हो सकता है? इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज सम टीएफसी, इसको जीरो करोगे कैसे? अगर ये जीरो नहीं होएगा कभी तो ये जीरो नहीं होगा, और अगर ये जीरो नहीं होगा कभी तो बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है बात? अच्छा से समझ में आई बात? हाँ जी। तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट बताओ, एसी हमेशा एबीसी से ऊपर होगा, समझ आई बात? क्यों? ड्यू टू एएफसी, क्योंकि इसके अंदर एएफसी शामिल है बेटा, इसके अंदर नहीं है, हमेशा ऊपर ही बनेगा। दूसरी बात, इनका वर्टिकल डिस्टेंस हर पॉइंट पे कम होता चला जाएगा, बट बेटा कभी इंटरसेक्शन भी नहीं होगा। इंटरसेक्शन होने के लिए बेटा एएफसी को जीरो होना है, और एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए टीएफसी को जीरो होना है, टीएफसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता। आखिरी बात बेटा, आखिरी बात में आप लिखोगे मेरे नोट्स में बेटा, ये वाला पॉइंट जो मैं तीसरे नंबर पे लिख रहा हूँ, दूसरे नंबर पे लिखा है, और ये दूसरे पे लिख रहा हूँ, ये तीसरे पे लिखा है। नोट्स में सीक्वेंस अलग हो सकता है, पर आपको जैसे जितना आसानी से समझ में आएगा मैं उसके हिसाब से देख रहा हूँ। बेटा आपको लिखना है तीसरे पॉइंट में, एबीसी का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा, एसी का मिनिमम पॉइंट बाद में। अगर आप कर्व से भी देखो, अगर मैं कहूं बेटा इसका मिनिमम कुछ लगभग यहाँ है और इसका मिनिमम लगभग कुछ यहाँ है, अगर मैं कहूं ये वन आउटपुट है तो ये, सॉरी ये वन आउटपुट है, ये टू आउटपुट है, ये लगभग थ्री आउटपुट है, फोर है, फाइव है, इसने आउटपुट टू आउटपुट पे ही अपना मिनिमम अचीव कर लिया, और इसको बेटा मिनिमम अचीव करने में तीन आउटपुट लगे। और ऐसा नहीं है कि बेटा ये बात सिर्फ हवा में है, आप ये देख लो, एबीसी का मिनिमम पहले आएगा, इसमें देख लो मिनिमम क्या है, 5 ही है, कब आ गया? इसका मिनिमम देखना 9 है, कब आया? हमेशा ध्यान रख लेना, एबीसी का मिनिमम पहले आएगा, एसी का मिनिमम बाद में आएगा। ठीक है जी, लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।